国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। साल 2025 में चीन ने 92 अंतरिक्ष प्रक्षेपण पूरे किए। संयुक्त राष्ट्र ने फ्यूचर कॉम्पैक्ट पर संवाद आयोजित किया और ईरान के तेहरान में हुआ धमाका। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 28 फरवरी को 2025 में राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की सांख्यिकीय विज्ञप्ति जारी की। इसमें कहा गया है कि पिछले साल अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास का खर्च 39 खरब 26 अरब 20 करोड़ युआन तक पहुंचा, जो साल 2024 की तुलना में 8.1% ज्यादा है। जीडीपी में इसका अनुपात 2.8% है। इसमें बुनियादी अनुसंधान का खर्च 2 खरब 77 अरब 80 करोड़ युआन रहा, जो साल 2024 से 11.1% ज्यादा है। R&D खर्च में इसका अनुपात 7.08% है। सांख्यिकी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2025 में चीन ने 92 अंतरिक्ष प्रक्षेपण पूरे किए, जिनमें 50 वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण शामिल है। Tianwen-2 ने क्षुद्र ग्रह नमूनों की वापसी यात्रा शुरू की। पुनः प्रयोज्य वाहक रॉकेट ने तकनीक में तेज प्रगति हासिल की। GQ-3 और लॉन्ग मार्च 12A के दूसरे स्टेज ने पहली उड़ान में ऑर्बिट में प्रवेश किया। वहीं चीन द्वारा स्वनिर्मित पहला विद्युत चुंबकीय गुलेल विमान वाहक जहाज फुचियन विमान वाहक जहाज पंक्ति में शामिल हुआ। घरेलू AI बिग मॉडल डीपसीक ने वैश्विक ध्यान खींचा। इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का पहला क्लिनिकल परीक्षण सफलता से पूरा हुआ और स्वनिर्मित पहले कम तापमान वाले उच्च धारा आयन इम्प्लांटर में औद्योगिकरण क्षमता रखी गई। उधर चीनी व्यापार संवर्धन संघ ने 28 फरवरी को 2025 में चीन में व्यावसायिक वातावरण की जांच रिपोर्ट जारी की। 2016 से चीनी व्यापार संवर्धन संघ ने लगातार 10 सालों में चीन में व्यावसायिक वातावरण के बारे में सर्वेक्षण किया और वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल उद्यमों ने चीन में व्यावसायिक माहौल को 5 में से 4.39 की रेटिंग दी, जो लगातार 2 सालों से उन्नत हुई है। करीब 90% उद्यम चीन के कारोबारी माहौल से संतुष्ट हैं। बताया जाता है कि 12 प्राथमिक मूल्यांकन संकेतकों में सीमा शुल्क सेवा वातावरण, कंपनी की स्थापना और निकास वातावरण और सामाजिक कानूनी वातावरण का मूल्यांकन आगे है। कंपनियों का व्यावसायिक संचालन स्थिरता के साथ उन्नत हुआ। चीनी व्यापार संवर्धन संघ के प्रवक्ता वांग वेनशुए ने कहा कि 2025 में सर्वे में शामिल लगभग 70% कंपनियों का मुनाफा पिछले साल की तुलना में बढ़ा। 70% से ज्यादा विदेशी व्यापार उद्यमों के ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले बराबर कायम रहा या बढ़ा। उधर चीनी राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना प्रमुख परियोजना चियांगसू आंगफुई हेनान ट्रंक लाइन का निर्माण आज शुरू हुआ। यह 15वीं पंचवर्षीय योजना में चीन की पहली राष्ट्रीय प्रमुख तेल और गैस पाइपलाइन परियोजना है, जो प्राकृतिक गैस राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क के निर्माण के नए चरण में प्रवेश का प्रतीक है। चियांगसू आंगफुई हेनान ट्रंक लाइन के साथ साथ वेन-तेइस अनशिंग प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और शांतोंग पाइपलाइन नॉर्थ ट्रंक लाइन आदि 2 प्रमुख राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना परियोजनाओं का आज क्रमशः आंगफुई और शांतोंग में औपचारिक तौर पर निर्माण शुरू हुआ। इन 3 परियोजनाओं में कुल निवेश 30 अरब युआन से अधिक है और उनके पूरे होने के बाद चीन के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क के घनत्व और परस्पर कनेक्टिविटी के स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। उधर स्थानीय समय के मुताबिक 27 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि शू चोंग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ्यूचर कॉम्पैक्ट के कार्यान्वयन पर आयोजित संवाद में कहा कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के मद्देनजर बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार को बनाए रखने और वैश्विक शासन में सुधार के लिए फ्यूचर कॉम्पैक्ट का कार्यान्वयन और भी अधिक महत्वपूर्ण है। चीन सचिवालय को सदस्य देशों के साथ सहयोग करने का समर्थन करता है ताकि फ्यूचर कॉम्पैक्ट की परिकल्पना को ठोस रूप देने और विश्व शांति और विकास के उद्देश्य को और अधिक गति प्रदान की जा सके।
फूचोंग ने प्रस्ताव दिया कि हमें फ्यूचर कॉम्पैक्ट के मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दृढ़ता से कायम रखना चाहिए, स्पष्ट तौर पर बहुपक्षवाद का अभ्यास करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए और संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करनी होगी। साथ ही हमें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए। फूचोंग ने कहा कि पिछले 1 साल में चीन ने संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की मेजबानी और उनमें भाग लेकर फ्यूचर कॉम्पैक्ट के कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। पिछले सितंबर में चीन ने एक वैश्विक शासन पहल का प्रस्ताव भी पेश किया, जिसमें फ्यूचर कॉम्पैक्ट के कार्यान्वयन का समर्थन करना पहल का एक प्रमुख क्षेत्र है। पिछले दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर वैश्विक शासन मित्र समूह की स्थापना की गई, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य फ्यूचर कॉम्पैक्ट की भावना को लागू करना है। चीन फ्यूचर कॉम्पैक्ट के कार्यान्वयन में लगातार नई प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। उधर 28 फरवरी की दोपहर को चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल च्यांग शाओकांग ने हाल ही में सैन्य मामलों से संबंधित जानकारी जारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ह्वांगिन द्वीप के पास के हवाई क्षेत्र और जल क्षेत्र में तथाकथित संयुक्त गश्त की है। अमेरिका और फिलीपींस ने एक रणनीतिक वार्ता की, जिसमें कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों का क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र और यहाँ तक कि व्यापक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी चर्चा में च्यांग शाओकांग ने कहा कि अमेरिका जैसे इस क्षेत्र से बाहर के देश अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने और जानबूझकर अशांति पैदा करने के लिए दूर दूर से दक्षिण चीन सागर आए हैं, जो तनाव और अराजकता का स्रोत है। फिलीपींस ने बार बार चीन के अधिकारों का उल्लंघन किया है और उकसाया है, जिससे इस क्षेत्र के देशों के साझा हितों को नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस एक सर्वथा उपद्रवी और शांति भंग करने वाला देश है। दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों और उनके निकटवर्ती जल क्षेत्रों पर चीन की निर्विवाद संप्रभुता है और संबंधित जल क्षेत्रों पर चीन के संप्रभु अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं। अमेरिका द्वारा हाल ही में बार बार चीन पर परमाणु विस्फोट परीक्षण करने के आरोप लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये टिप्पणियां पूरी तरह निराधार हैं। चीन परमाणु हथियारों के मामले में पहले प्रयोग न करने की नीति का पालन करता है, आत्मरक्षा परमाणु रणनीति बनाए रखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर हमेशा अपने परमाणु बलों को बनाए रखता है, किसी भी देश के साथ परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होता है, परमाणु परीक्षण निलंबित करने की अपनी प्रतिबद्धता का हमेशा पालन करता है और चीन ने कभी भी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उल्लंघन करने वाली कोई गतिविधि नहीं की है। उधर चाइना मीडिया ग्रुप के मुताबिक स्थानीय समय के अनुसार 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके हुए। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ पहले से ही हमला किया है। 27 फरवरी को खबर है कि अमेरिका के विमानवाहक USS फोर्ड इजराइल पहुंच गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना ने एक ही समय में मध्य पूर्व में USS फोर्ड और USS लिंकन 2 विमानवाहक तैनात किए हैं। 27 फरवरी तक अमेरिकी सेना ने इजराइल में लगभग 20 रिफ्यूलिंग विमान तैनात किए हैं। 27 फरवरी को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इजराइल जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट और गाजा पट्टी के लिए अपनी यात्रा चेतावनी भी अपडेट की है, जो तीसरी स्तर जाने पर पुनर्विचार करें बनाए रखती है। साथ ही उन्होंने इजराइल से गैर आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने की मंजूरी दी। बताया जाता है कि ईरान और अमेरिका ने 26 फरवरी को जिनेवा में अप्रत्यक्ष वार्ता के तीसरे दौर का आयोजन किया। वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने यह साफ किया कि ईरान को फोर्डो, नतांज और इस्फहान में अपनी प्रमुख परमाणु सुविधाओं को नष्ट करना होगा और बचा हुआ सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका ले जाना होगा। वहीं ईरान ने रिपोर्ट की कि वार्ता के दौरान ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम विदेश भेजने से मना कर दिया, जबकि परमाणु तकनीकी के शांति इस्तेमाल के अपने अधिकार को बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुद्दे पर नई जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि वे ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं और शुक्रवार को दोनों देशों के बीच और वार्ता होगी। हालांकि ट्रंप के परमाणु वार्ता रुख से संतुष्ट नहीं है। सैन्य कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, यह कहते हुए कि अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट
मिस लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसका शीर्षक है 7 बहनें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी और शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो दोस्तों, पिछले अंक में हम सुन रहे थे कहानी कोई वस्तु न मिली। तो यह कहानी खोए जाति की लोक कथा है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में सुना कि कैसे बुजुर्ग क्वोथ हो का बेटा उससे कहता है कि वह भी बाहर जाकर व्यापार करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। यह बात सुनकर बुजुर्ग क्वोथ हो बेहद खुश होता है और ऐलान करता है कि अगले कारवां में उनका बेटा उन सभी के साथ जाएगा और सभी को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। अगली सुबह कारवां यात्रा के लिए रवाना होता है और कुछ दिनों के बाद कारवां एक कस्बे में पहुंचता है। अफू कस्बे में पहुंचकर अपने 2 साइसों के साथ घूमने निकलता है। वह वहां जाकर देखता है कि एक आदमी छोटी कूंची से कुछ बारीक रेखाएं खींच रहा है, जिसके बदले में उसे एक आदमी मुट्ठी भर चांदी के सिक्के देता है और रेखांकित कागज को खरीद लेता है। इसके बाद अफू को लगता है कि यह कूंची बेशकीमती है, इससे बहुत सा धन कमाया जा सकता है और वह 20 घोड़ों पर लदे माल के बदले 2 कूंचियां उस आदमी से खरीद लेता है। कारवां फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। एक दिन दोपहर का खाना खाने और आराम करने के लिए वे सड़क के किनारे पड़ाव डालते हैं। वहाँ कुछ दूरी पर अफू देखता है कि एक किसान बहुत मेहनत से अपनी कुदाली के साथ काम करता है। पूछने पर किसान उसे बताता है कि वह इस कुदाली से जमीन खोदकर सोना चांदी निकालता है और अपनी जरूरतें पूरी करता है। इस बात से अफू को लगता है कि उसे इस कुदाली को जरूर खरीद लेना चाहिए और वह माल से भरी 30 गठरियों के बदले कुदाली को खरीद लेता है। इसके बाद अफू की मुलाकात एक जादूगर से होती है, जो कि अपने हाथ की सफाई से एक खाली बक्से में से बहुत से पकवान निकालता है। अफू इस बात से बेहद प्रभावित होता है और 40 गठरी माल को बेचकर वह उस बक्से को खरीद लेता है। इसके बाद उसे लगता है कि उसके साइसों के पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए वह उन्हें वापस जाने का आदेश देता है और साइस भी उसका हुक्म मानकर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए आइए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। अफू ने सोचा, मूर्ख हैं सब, इतना भी नहीं समझ सके कि अब उन्हें अपना और अपने घोड़ों का खाने पीने रहने का खर्च खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से खुशी खुशी चलते बने। अफू खुशी से मुस्कुराया और सोचने लगा, इस बार मेरा सौदा कितनी आसानी से निपट गया और कितने फायदे में रहा मैं। माल के बदले जो बेशकीमती चीजें मैंने हासिल की हैं, उनसे तो मेरी किस्मत ही जाग जाएगी। अफू ने अपने लिए केवल एक घोड़ा रख छोड़ा था। वह कस्बे में 3 दिनों तक खूब ऐश करता रहा और चौथे दिन सुबह 2 जादुई कूंचियां, एक जादुई कुदाली और एक जादुई बक्सा साथ लेकर खुशी खुशी घर लौट पड़ा। अफू एक अच्छा घुड़सवार था, मगर घोड़े की देखभाल करना उसे पसंद नहीं था। उसने उसे ना तो चारा पानी दिया और ना ही आराम करने का मौका, बल्कि वह बड़ी बेरहमी के साथ उसे लगातार दौड़ाता रहा। नतीजा यह हुआ कि एक दिन उसका घोड़ा बेदम होकर गिर पड़ा और मर गया। अफू भी उसके साथ औंधे मुंह जा गिरा। फिर वह उठा और उस बेचारे घोड़े पर सड़ासड़ चाबुक बरसाने लगा, लेकिन वह तो दम तोड़ चुका था और जरा भी हिला डुला नहीं। अच्छी बात है, अगर तुम नहीं उठते तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, अफू धमकी भरे स्वर में बोला। आखिरकार उसे अपनी जादुई चीजें साथ लेकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन पैदल चलना इतना आसान नहीं था। पहला दिन खत्म हो गया और अफू केवल थोड़ा सा ही फासला तय कर पाया था। उसके पैरों में छाले पड़ गए और पैर दुखने लगे। अगले दिन फिर वह पैदल चलता रहा और उसके सारे पैसे खाने पीने में खर्च हो गए। अब उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। तीसरे दिन दोपहर तक पैरों और जांघों में तेज दर्द के कारण उसका एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया। वह सड़क के किनारे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसे अपनी जादुई चीजों का ख्याल आया। उसने सोचा कि उन्हें इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अफू ने सबसे पहले जादुई बक्सा निकाला और उसने कई बार उसे घुमाया फिराया और फिर अपने रुमाल से ढककर गुनगुनाना शुरू कर दिया। जादुई बक्से, सुनो बात मेरी, देकर मांस मछली मिटाओ भूख मेरी, 1 2 3। इसके बाद उसने धीरे से रुमाल हटाया। अरे, बक्सा तो बिल्कुल खाली था। उसने बड़ी सावधानी से उसे जांचा परखा, मगर वह सचमुच खाली था। अफू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना चाबुक उठाया और बक्से पर सड़ासड़ बरसाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बक्से के टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई बात नहीं, उसने अपने आप को दिलासा दिया, अगर एक चीज काम नहीं आई तो मेरे पास और चीजें भी तो हैं। यह जादुई बक्सा नकली था, पर कुदाली बिल्कुल असली है। उसने कुदाली लेकर 3 बार जमीन खोदी और कहा, जादुई कुदाली, सुनो बात मेरी, कपड़े और टोप की नहीं चाह मेरी, मैं तो केवल अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। दे दो अच्छा खाना, बस यही मैं चाहता हूँ।
उसने उस जगह को गौर से देखा जहां उसने 3 बार कुदाली मारी थी, लेकिन वहां खाने का एक दाना भी नजर नहीं आया। उसने सारी क्रिया फिर दोहराई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जमीन पर भुरभुरी मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। 3 बार कोशिश करने के बाद अफू गुस्से से पागल हो उठा और उसने कुदाली पूरी ताकत से ऊपर हवा में फेंक दी, मगर वह लोहे के फल के वजन के कारण हवा में घूमती हुई नीचे ठीक उसके सिर पर आ गिरी। अफू को जोर की चोट लगी और वह दर्द से चीख उठा। वह अपना सिर थाम कर बैठ गया, फिर एक हाथ से सिर सहलाता हुआ दूसरे से कुदाली पर चाबुक बरसाने लगा। कुछ देर बाद उसने जोर की जम्हाई ली। जुआ खेलना उसके स्वभाव में था, इसलिए उसने एक जुआरी की तरह सोचा, कोई बात नहीं, 3 बाजियों में से एक तो मैं जरूर जीत लूंगा। मेरी जेब में लिखने की वे छोटी कुंजियां अब भी मौजूद हैं। मुझे फौरन कस्बे में जाना चाहिए। वहाँ मैं एक ही दिन में इतने सारे पैसे बना लूंगा कि उन्हें घर तक ले जाने के लिए मुझे किसी और की भी मदद लेनी होगी। यह सोचते सोचते उसने उठ खड़े होने की कोशिश की। उसे लगा कि उसके पांव बहुत भारी हैं। उसे अपने तलवे इस तरह जलते महसूस हो रहे थे मानो उनमें सैकड़ों कांटे और सुइयां चुभ रही हों। मगर वह करता भी क्या? सड़क पर किसी आदमी का साया तक नजर नहीं आ रहा था। अकेले अपने बूते पर आगे बढ़ने के अलावा और उपाय ही क्या था? अफू ने फिर जम्हाई ली और चिल्लाया, आ माँ, आय पापा। फिर वह अपने भारी पांव घसीटता हुआ धीरे धीरे चलने लगा। वह रास्ते में कभी बैठता कभी उठता चलता रहा, और जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था तब कहीं वह एक छोटे से गांव में पहुंच सका। वहां उसने सड़क के किनारे बैठकर थोड़ी देर आराम किया। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने लिखने की कूंची निकालकर जमीन पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। उसे लगा कि उस कूंची से उसका भाग्य जरूर चमक उठेगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके चारों ओर अनेक औरतें और बच्चे जमा हो गए और उन रेखाओं को देखने लगे जिन्हें वह अपनी कूंची से बना रहा था। वह और ज्यादा लकीरें और निशान बनाता गया। लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। अब अफू को ऐसा महसूस होने लगा कि मानो उसने ढेर सारा धन कमा लिया हो, जिसे लादकर घर ले जाने के लिए कई घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। स्वादिष्ट भोजन और अपार धन के हर्षपूर्ण दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसने इत्मीनान की सांस ली और कूंची से फिर निशान बनाने शुरू कर दिए। और ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, मगर पैसे किसी ने भी नहीं दिए। तब उसने पुकारा, जादुई कूंची, सुनो बात मेरी, दिला दे तू मुझको एक दिन में पैसों की पूरी ढेरी। अगर कोई मुझसे लिखाना चाहता है तो आ जाए सामने और दे दे मुझको पैसा। मगर कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर पुकारा, लेकिन इस बार भी उसे कोई पैसा नहीं मिला। वह तीसरी, चौथी और 5वीं बार चिल्लाया। उसे इस तरह गला फाड़कर चिल्लाता देख दर्शक ठहाके मारने लगे। 7वीं, 8वीं, 9वीं बार पुकारने के बाद उसका गला सूख गया, लेकिन पैसा फिर भी किसी आदमी ने नहीं दिया। इस तरह वह तब तक पुकारता रहा जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया। फिर भी उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ और किसी ने भी उसको पैसा नहीं दिया। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। उस छोटे से गांव में न तो कोई सराय थी और न ही खाने पीने की कोई दुकान। अफू घर पर हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था। थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त करना उसके बस के बाहर की बात थी। यहाँ सड़क पर बैठे बैठे जब वह करहाता हुआ माँ और पापा को पुकारने की कोशिश करता तो उसका दर्द और बढ़ जाता, मगर इसके अलावा वह कर ही क्या सकता था। इसलिए वह पहले करहा कर अपने माता पिता को पुकारता रहा और फिर जोर जोर से चीखने लगा, मानो चीख उसकी भूख और पीड़ा को शांत कर देगी। दोस्तों, अभी अभी हमने सुनी खोए जाने की लोक कथा, जिसका नाम था कोई वस्तु न मिली। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी 7 बहनें। यह म्याओ जाति की एक लोक कथा है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। किसी पर्वत पर 7 भेड़िए रहा करते थे। एक रात जबकि आकाश में अनगिनत तारे चिटके हुए थे और चांद नहीं निकला था, उन 7 भेड़ियों ने 7 नौजवानों का रूप धारण किया और वे आहार की तलाश में पर्वत के नीचे उतर गए। पर्वत के दूसरे छोर पर 7 लड़कियां रहा करती थीं, जो अपना ज्यादातर समय घर पर सूत काटने में बिताती थीं। खाना खोजते खोजते वे 7 भेड़िए उन लड़कियों के घर के सामने जा पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की दरारों से झांककर 7 लड़कियों को अंदर बैठे देखा और दरवाजे पर दस्तक दी। उन लड़कियों ने भी अंदर से झांककर इन अपरिचित चेहरों को देखा और दरवाजा खोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तब वे भेड़िए बाहर से चिल्लाए, हमें खाना चाहिए। हम अपने आहार के लिए किसी गाय को ढूंढने निकले थे, किंतु रास्ता भटक गए। क्या हम लोग आज आपके यहाँ ठहर सकते हैं? बहनों ने उत्तर दिया, हमारे माँ पापा बाहर गए हुए हैं, इसलिए आपको अपने यहाँ ठहराने में हमें असुविधा होगी। कृपया किसी दूसरे के घर जाकर ठहर जाइए। ठीक है, हम पूरी रात यहाँ नहीं ठहरेंगे, केवल थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे और फिर चले जाएंगे। इसमें तो कोई एतराज नहीं है आपको? भेड़ियों ने कहा।
7 बहनों ने यह सुनकर दरवाजा खोल दिया और अपने मेहमानों को अंदर बुला लिया। जब सबसे बड़ी बहन मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां लाई तो उसने देखा कि उन सब की पूंछें हैं। वह बेहद डर गई और बिना किसी से कुछ कहे चुपके से घर के बाहर चली गई। जब दूसरी बहन ने मेहमानों को पानी लाकर दिया तो देखा कि उनके हाथों पर बड़े बड़े बाल हैं। वह भी बेहद घबरा गई और अपनी अन्य बहनों को आगाह किए बिना चुपचाप घर से बाहर चली गई। तीसरी बहन ने मेहमानों के पाँव धोने के लिए चिलमची में पानी डाला। उसने देखा कि उनके पैर बालों से ढके हुए हैं और वह भी इतनी डरी कि बिना कुछ बोले चुपके से बाहर चली गई। चौथी बहन मेहमानों को खिलाने के लिए चावल की मीठी टिक्कियां बनाकर लाई। उसने देखा कि उसके मेहमानों ने हर टिकिया में अपने पंजे गड़ाकर 10 छेद बना दिए। डर के मारे उस बेचारे के हाथ से बाकी टिकियां फर्श पर गिर पड़ी। 7 मेहमान कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने न तो पानी पिया, न अपने पैर धोए और न ही चावल की टिकियां खाई, बल्कि आगे बढ़कर लड़कियों से पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतनी परेशान क्यों हो? चौथी बहन चिल्लाकर वहाँ से भागना चाहती थी, मगर उसकी घिघी बन गई। वह न तो कुछ बोल पाई और न ही वहाँ से भाग पाई। उसने चावल की टिकियां फर्श से उठाकर मेज पर रख दी। फिर वह सूत काटने बैठ गई। इसके बाद 7 मेहमान अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। उन्होंने पानी पिया, अपने पैर धोए और टिकियां खानी शुरू कर दी। उनके चरखे की घर घर रात के उस सन्नाटे में ऐसी लग रही थी मानो कोई महिला दुख से ठंडी आहें भर रही हो। चौथी बहन ने सिसकियां भरते हुए अपनी 5वीं, 6ठी और सबसे छोटी यानी 7वीं बहनों से फुसफुसाकर कहा, ये भेड़िए हैं जो नौजवानों का रूप धारण किए हैं, वे हमें खा जाएंगे। यह सुनकर तीनों छोटी बहनें सिसकियां भरने लगी, क्योंकि भेड़ियों के डर से वे बेचारी फूट फूट कर रो भी नहीं सकती थी। सबसे छोटी बहन ने छठी बहन से कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए मुझे बचाना तुम्हारा फर्ज है। छठी बहन ने 5वीं बहन से कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, हमें बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 5वीं बहन के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह चौथी बहन से बोली, दीदी तुम मुझसे भी बड़ी हो, इसलिए तुमको कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हम सबकी रक्षा हो सके। चौथी बहन जानती थी कि वे चारों भागकर उन भेड़ियों के चंगुल से छूट नहीं सकेंगी, इसलिए चालाकी से बच निकलने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। वह अपनी तीनों छोटी बहनों से बोली, हमारी तीनों बड़ी बहनों को केवल अपनी जान बचाने का ख्याल रहा और वे हमें आगाह किए बिना यहाँ से भाग गई, इसलिए हमें अपने आप को बचाने का स्वयं कोई उपाय करना होगा। हम चारों में से प्रत्येक को कोई न कोई तरकीब सोचनी चाहिए, वरना ये भेड़िए हमें खा जाएंगे। 5वीं, 6ठी और 7वीं बहनों ने अपनी चौथी बहन की बात मान ली। उन चारों ने सूत काटना जारी रखा और साथ ही अपने बचाव का उपाय भी सोचती रही। अब चरखों की आवाज किसी दुखी महिला की ठंडी आहों जैसी नहीं मालूम पड़ती थी। चारों बहनों ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी युक्ति सोच ली थी। चौथी बहन ने उठकर मेहमानों से कहा, हमें बहुत नींद आ रही है, क्या आप लोग अब यहाँ से जाने को तैयार हैं? 7 भेड़ियों ने जवाब दिया, इतनी जल्दी क्या है, और जब तक तुम्हारी अन्य 3 बहनें लौट नहीं आती तुम चारों सो भी तो नहीं सकती, इसलिए यहाँ आओ और बैठो, कुछ देर आग ताप लो। चौथी बहन ने सोचा यह अच्छा मौका है और बोली, ठीक है, हम सोने से पहले जरूर आग तापेंगी, मैं ऊपर जाकर ईंधन की कुछ और लकड़ियां ले आती हूँ। 7 भेड़ियों को इसमें किसी साजिश का आभास नहीं हुआ और उन्होंने उसे ऊपर की मंजिल पर जाने दिया। थोड़ी देर बाद चौथी बहन ने बाकी 3 बहनों को पुकारा, अरे तुम तीनों भी यहाँ आ जाओ और मेरी मदद करो, मैं इतनी सारी लकड़ियाँ अकेले नहीं उठा सकती। इस प्रकार वे तीनों बहनें भी ऊपर चली गई। इधर 7 भेड़िए जब अपने पैर धो चुके और खा पी चुके तो आग के पास बैठकर चारों बहनों के नीचे आने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, लेकिन लड़कियां नीचे नहीं आई, इसलिए वे अधीर हो उठे और उन्होंने स्वयं ऊपर जाकर उन्हें ढूंढने का निश्चय किया। पहले सबसे बड़ा भेड़िया ऊपर की मंजिल पर गया, मगर ऊपर जाने के बाद उसका क्या हुआ यह नीचे बैठे भेड़ियों को मालूम नहीं हुआ। फिर दूसरा भेड़िया ऊपर गया, किंतु उसकी सूरत भी दोबारा नहीं दिखाई दी। दूसरे भेड़िए के गायब हो जाने के बाद तीसरा भेड़िया ऊपर गया और वह भी लौटकर नीचे नहीं आया। अब तो बाकी चारों भेड़िए चक्कर में पड़ गए। वे समझ गए कि जरूर दाल में काला है और एक एक करके ऊपर जाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। इस बार चौथा भेड़िया सबसे आगे रहा और उसके पीछे क्रम से 5वें, 6ठे और 7वें भेड़िए ने अपने से आगे वाले भेड़िए की पूंछ पकड़कर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जब चौथा भेड़िया सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि चारों लड़कियां खून से सने डंडे अपने हाथों में लिए उनका इंतजार कर रही हैं। इसके पहले कि चौथा भेड़िया कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल पाता, चारों डंडे एक साथ उसके सिर पर पड़े। उसका सिर फट गया और वह तथा उसके साथ बाकी तीनों भेड़िए सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे जलती हुई आग में गिरे और बुरी तरह झुलस गए। चौथे भेड़िए का काम तो ऊपर ही तमाम हो चुका था। बाकी 3 भेड़िए दर्द से चीखते चिल्लाते बाहर भाग गए। तभी चारों लड़कियां झट से नीचे उतर आईं और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तीनों भेड़िए समझ गए कि लड़कियों ने उनको बेवकूफ बना दिया और उनके 4 बड़े भाई जान से मार दिए गए। यह सोचते सोचते उनका गुस्सा बढ़ता गया और वे नौजवानों का नकली रूप छोड़ भेड़ियों के अपने असली रूप में आ गए। अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। वे चीखे, गुर्राए, दरवाजे को अपने शरीर से धक्का देते रहे, उस पर अपने पंजे मारते रहे, मगर दरवाजा था कि खुलकर ही नहीं दिया। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही और वह ज्यों का त्यों बंद रहा। कमरे में चरखों की घर घर फिर से गूंजने लगी, लेकिन यह आवाज एक मधुर आवाज थी, मानो कोई संतोष से हल्के हल्के हंस रहा हो।
उधर तीनों भेड़िए भागकर मकान के पिछवाड़े की ओर जा पहुंचे। उनका ख्याल था कि वे पीछे वाला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और सूत काटने वाली लड़कियों को हड़प लेंगे, लेकिन यह दरवाजा भी मजबूती से बंद था। उस दरवाजे में इतनी सी दरार भी नहीं थी कि अगर वे भेड़िए बारीक नुकीली सुइयों का रूप धारण कर लेते तो भी उसके अंदर घुस पाते। इसलिए वे बाहर आंगन में ही घूमते और चीखते चिल्लाते रहे। तभी पांचवें भेड़िए की नजर आंगन में रखे एक पीपे पर पड़ी, जिसका ढक्कन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था और उसमें से एक कान, जिस पर कर्णफूल लगा हुआ था, बाहर की ओर निकला हुआ था। वह उस कान को काटकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दरअसल वह कान सबसे बड़ी बहन का था, जिसने हड़बड़ाहट में खुद को उस पीपे में बिना यह जाने छिपा लिया था कि उसका एक कान बाहर निकला हुआ है। उसका वही कान भेड़िया काट कर ले गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। आंगन में चक्कर काटते काटते छठे भेड़िए ने देखा कि एक पेड़ की डाल से किसी व्यक्ति का नंगा पांव लटका हुआ है। वह फौरन उछलकर उस पर टूट पड़ा और अंगूठा काटकर वहां से 9-2-11 हो गया। वास्तव में वह अंगूठा दूसरी बहन का था, जो उस पेड़ पर छिपी बैठी थी और डर के मारे अपना संतुलन करने में असमर्थ थी, इसलिए उसका एक पांव अधर में लटका हुआ था। सौभाग्यवश उसने अपना वह पांव जल्दी से ऊपर कर लिया, जिससे भेड़िया केवल उसका अंगूठा ही काट कर ले जा सका। साथ में भेड़िए को आंगन में चक्कर लगाते लगाते झाड़ियों के बीच किसी की एक टांग नजर आई। वह तुरंत उस पर टूट पड़ा और टांग का एक हिस्सा काट कर भाग गया। वह तीसरी बहन थी, जिसने अपना सिर तो झाड़ी में छिपा रखा था, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह शरीर के बाकी अंग छिपाना भूल गई थी। उसका पैर खून से लथपथ हो गया और उसे ठीक होने में 1 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। तब कहीं जाकर वह कुर्सी पर बैठने में पुनः समर्थ हो सकी। चूंकि 3 बड़ी बहनें बेहद डरपोक और स्वार्थी थीं, इसलिए उन्हें अपने इन दोषों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। और चूंकि चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं बहनों ने मिलकर विपत्ति का सामना किया, इसलिए वे भेड़ियों को मारने में सफल रहीं। इतना ही नहीं, उनमें से प्रत्येक को अपने दहेज के लिए भेड़िए का एक बेहतरीन फर भी मिला। दोस्तों, अभी अभी हमने सुनी कहानी 7 बहनें, जो कि म्याओ जाति की एक लोक कथा है। 7 बहनें नामक कथा विपत्ति का साहस व धीरज के साथ सामना करने की अनुकरणीय भावना की अभिव्यक्ति है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत से भाग खड़े होने की बजाय उसका बुद्धिमानी से सामना करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में इन बहनों ने किया। एकता में बल होता है। इस कहानी से यह बात साबित होती है। एक रहकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तीनों बड़ी बहनें डरपोक और स्वार्थी थी, इसलिए वे अकेली भाग गई। अकेला होने की वजह से वे इस मुसीबत से खुद को नहीं बचा सकी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी की शिक्षा को भी आप हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। अगले अंश में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर राज फिर से दस्तक देता है दानव राजों के दरवाजे पर। उसका चिल्लाना सुनकर छोटा दानव राज बाहर आता है और उसे बोलता है कि अब तुम कौन हो। तो वह बताता है कि मैं नवदीक्षित सुन हूँ। यह सुनकर छोटा दानव राज कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक तुम्बा है, अगर मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तो तुम जवाब देना। वानर राज भी यही कहता है कि उसके पास भी एक तुम्बा है, तो इसलिए वे दोनों आपस में युद्ध करना शुरू करते हैं। पहले दानव राज आवाज मारता है, वानर राज उसका जवाब देता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि दानव राज का तुम्बा नकली होता है। उसके बाद जैसे ही वानर राज की बारी आती है तो दानव राज फटाफट जवाब देता है और वह तुम्बे में कैद हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। इस तरह बातें करते तुम्बा लिए चलते चलते वह जान ही नहीं पाया कि कब वह गुफा के दरवाजे पर लौट आया था। वानर तुम्बा हिलाता रहा और उसमें से सरसराहट आती रही। उसने सोचा, ये तो उस भविष्य बताने वाली नलिका जैसा ही है, जिसमें से उसे हिलाकर एक तीली निकाल दी जाती है। लाओ, मैं भी वैसा ही करके देख लेता हूँ और पता लगा लूँ कि मेरे गुरुदेव कब आजाद हो पाएंगे। वह तुम्बा हिलाते और इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए कहने लगा, परिवर्तन पुस्तक राजा वन की, महान मनीषी कन्फ्यूशियस, देवी आड़ू मंजरी की, भूत द्रोणी के गुरु। उसे देखकर छोटे पिशाचों ने जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सम्राट, सर्वनाश हो गया। नवदीक्षित सुन ने अभी अभी छोटे दानवराज को तुम्बे में भर लिया है और अब वह उस तुम्बे को हिलाता जा रहा है। इस समाचार ने दानवराज के तो प्राण ही उड़ा दिए और उसकी हड्डी पसलियां ढीली पड़ गई। वह जमीन पर ढहकर अफसोस करने लग गया, हाय मेरा भाई, हम तुम दोनों ही संसार में मर्द प्राणी बनने के लिए एक साथ भाग निकले थे। हमारा उद्देश्य शाश्वत काल तक इस गुफा के शासक बने रहने का था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अधम भिक्षु तुम्हें मार देगा, हमें इस तरह अलग कर देगा।
गुफा के सारे दानव भी उसके साथ अफसोस करने लग गए। धरण पर लटका हुआ शूकर इतना शोर सहन नहीं कर पाया। वह चीख कर कहने से खुद को रोक नहीं सका। दानव, अफसोस करना बंद करो, मेरी बात सुनो। पहले आया नवदीक्षित सुन, उसके बाद आने वाला नवदीक्षित सुन और आखिरी में आने वाला नवदीक्षित सुन, तीनों एक ही है। वो है मेरा गुरु भाई। वह 72 रूपांतरण कर सकता है। रूपांतरण कर वही यहाँ अंदर आ घुसा था। उसी ने तुम्हारी निधि चुराई थी और उसी ने तुम्हारे भाई को कुंबे में भर लिया है। अब तुम्हारा भाई तो मर ही चुका है। अब तुम्हें इतना कष्ट पाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने भोजन के पात्रों को मंजवा दिलवा कर साफ कर लो और उनमें कुछ धारियों वाले कुकुरमुत्ते, कुछ बटन वाले कुकुरमुत्ते, कुछ चाय के किस्ले, कुछ घास के किस्ले, थोड़ा फलियों का दही, थोड़ा गेहूं का सत, कुछ खुंडी और कुछ शाक भाजी पकवा लो। फिर मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु भाई और मुझे अपने मृत भाई के लिए जीवन सूत्र का पाठ करने के लिए निमंत्रित करो। गुस्से में भरा दानवराज गरज उठा। मेरा ख्याल है कि यह शूकर श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन ये तो बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। यह कहकर उसने छोटे दानवों को आदेश दिया, अपना रोना धोना बंद करो और इस शूकर को नीचे उतारो। जब तक ये पूरी तरह से मुलायम न हो जाए इसे पकाते रहो। उसको भर पेट खा लेने के बाद ही मैं बाहर जाकर नवदीक्षित सूर से अपना बदला लूंगा। भिक्षुरेतात्मा ने बुदबुदाते हुए शूकर से कहा, कितनी अच्छी बात है, मैंने बार बार तुमसे अपना मुंह बंद रखने की चेतावनी दी थी। अब ज्यादा बड़बड़ करने का तुम्हें यही पुरस्कार मिलेगा कि पहले तुम्हीं को ही पकाया जाए। अब तक वह मंद बुद्धि भी पूरी तरह से डर गया था। उसके पास खड़े एक छोटे दानव ने कहा, सम्राट, इस शूकर को पकाने में बड़ी कठिनाई होगी। शूकर ने सोचा, भगवान को धन्यवाद है, क्या ये भाई कुछ अर्जित करने की कोशिश कर रहा है? ये तो सच है कि मुझे आसानी से पकाया नहीं जा सकेगा। फिर एक छोटा दानव बोला, अगर पहले इसकी खाल उतार दी जाए तो फिर इसे पकाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हताश हो शूकर कहने लगा, हाँ, तब तो मुझे पकाया ही जा सकेगा। मेरी खाल और हड्डियां भले ही मोटी हो, लेकिन उबाल दिए जाने पर वे भी नरम हो जाएंगी। हे भगवान, मेरा तो बंटाधार हो गया, पूरा बंटाधार हो गया। शूकर की चीख पुकार खत्म होने से पहले ही एक छोटे दानव ने बाहर आकर सूचित किया कि नवदीक्षित सुन वहां दोबारा आ पहुंचा है और भयानक अपशब्द बोलता जा रहा है। परेशान हुए वरिष्ठ दानवराज ने आतंकित सुर में कहा, सत्यानाश हो जाए उसका। वह समझता है कि हम सब अपदार्थ और व्यर्थ हो गए हैं। इस शूकर को वापस ऊपर लटका दो और पता लगाओ कि अभी हमारे पास कौन कौन सी निधियां बची हैं। भंडारी दानव ने सूचना दी, गुफा में अभी भी 3 निधियां बची हैं। दानवराज ने पूछा, कौन कौन सी? भंडारी ने बताया, सप्त नक्षत्र खंग, कदली व्यजन और विशुद्ध जेठ पात्र। दानवराज ने कहा, पात्र तो अब व्यर्थ हो गया है। पहले तो किसी का नाम पुकारने पर उसका जवाब दिए जाने पर उसे इसमें भर लिया जा सकता था, लेकिन अब तो नवदीक्षित सुन भी मंत्र को जान गया है और उसने मेरे भाई को उस तूंबे में भर लिया है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे यहीं रहने दो। मेरे लिए तो वह व्यजन और खंग ले आओ। भंडारी जल्दी ही वे दोनों निधियां ले आया। वृद्ध दानव ने व्यजन को अपनी गर्दन के पीछे सुरक्षित रूप से खोस लिया और खंग को अपने हाथ में थाम लिया। फिर उसने करीब 3 साल से ज्यादा सारे दानवों को इकट्ठा कर उन्हें भाले, डंडे, रस्सियों और तलवारों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद उसने अपना शिरस्त्राण पहना और वक्ष कवच धारण कर उसके ऊपर एक अग्रिवर्णी रक्तिम रेशमी वस्त्र डाल दिया। महान मनीषी को बंदी बनाने के उद्देश्य से सारे पिशाच पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इस बीच महान मनीषी अच्छी तरह से जान चुका था कि तूंबे में पड़ा छोटा दानवराज पूरी तरह से गल चुका है, इसलिए उसने वह तूंबा अच्छी तरह से कसकर बांध दिया और उसे अपनी कमर पेटी में खोस लिया। वह अपना स्वर्ण जटित लौहदंड हाथों में थाम कर युद्ध के लिए हाजिर हो गया। वृद्ध दानवराज भी पीछे पीछे लाल झंडा फहराता हुआ गुफा के दरवाजों से कूदकर बाहर निकल आया था। उसने छोटे दानवों को तुरंत ही व्यूह में खड़े हो जाने का आदेश दिया और फिर दुर्वचनों की बौछार करने लग गया। अरे चरम अशिष्ट निपुच्छ वानर, तूने मेरे भाई को मार डाला है और हमारे भ्रातृ स्नेह को खत्म कर दिया है। तू तो घोरतम घृणा का पात्र है। वानर ने भी उतना ही तेज जवाब दिया, गर्हित पिशाच, तू भले ही अपने दानवी जीवन के डोर को यत्न पूर्वक संभालता रहे, लेकिन तूने मुझसे यह आशा क्यों की थी कि मैं अपने गुरुदेव, गुरु भाइयों और घोड़े को तेरी गुफा में अकारण ही लटका रहने दूंगा? तेरा ये बर्ताव बहुत असहनीय है। अभी इसी पल तू उनको मुझे सौंप दे और साथ ही यात्रा व्यय के रूप में उदारता पूर्वक कुछ धन भी दे दे। फिर मैं खुश हूँ अपने रास्ते पर चला जाऊंगा और तेरे निकृष्ट प्राणों का वध नहीं करूंगा। अब और ज्यादा बातचीत न कर दानव ने अपना खंग उठाकर वानर के सिर पर चला दिया। वानर ने भी उससे भिड़ने के लिए अपना लौहदंड उठा लिया। गुफा दरवाजे पर चल रहा वह संग्राम सच में बहुत भव्य था। 20 चक्र संग्राम लड़ने पर भी न दानव जीता और न ही वानर, इसलिए दानव ने अपने खंग की म्यान लहराते हुए सभी लघु पिशाचों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। 300 से ज्यादा अधिक पिशाच ने आगे आकर वानर को घेर लिया। जरा सा भी चिंता किए बिना भव्य महान मनीषी आगे पीछे दाएं बाएं वार करने और शत्रु के वारों को बचाने के लिए अपने लौहदंड का इस्तेमाल करने लग गया। सारे छोटे पिशाच भी युद्ध कला में दक्ष थे। वे सब लड़ते लड़ते कभी वानर के पास चले जाते और मानो उसको उलझे हुए रेशमी गुच्छों में कस रहे हो, इस तरह उसकी छाती और पैरों पर झटके देने लगते। वानर के लिए उन्हें पीछे हटा पाना किसी भी तरह संभव नहीं हो रहा था।
यह देखकर महान मनीषी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मजबूर होकर उसे अपार्थिव इंद्रजाल का सहारा लेना पड़ ही गया। अपनी बाई पसलियों के नीचे उग रहे बालों का एक गुच्छा उखाड़कर उसने अच्छे से चबा डाला और चीख कर बदलो कहा। बालों का हर एक टुकड़ा एक एक वानर में बदल गया। सारे छोटे पिशाच तितर बितर होकर भाग निकले। वे चिल्लाते जा रहे थे, सम्राट, यह युद्ध ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ गड़बड़ा गया है, हम भयानक उलझन में पड़ गए हैं, ये सारा पहाड़ और दूसरी सभी जगह नवदीक्षित सुनों से भर गए हैं। अपार्थिव इंद्रजाल की मदद से अपने सभी छोटे पिशाचों को हार कर भगा दिया जाता देखकर दानवराज भी मुश्किल में पड़ गया। दौड़ भाग करने पर भी उसे अपने बच निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आतंक में भरे दानवराज ने अपनी तलवार बाएं हाथ में ले ली और दाहिने हाथ को पीछे ले जाकर कदली व्यजन निकाल लिया। फिर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित अग्निदेवों और लिकुंग नक्षत्र राशि की ओर मुड़कर उसने वह पंखा हिला दिया। उससे जमीन के अंदर से आग की लपटें निकल पड़ी और चारों ओर धधकने लग गई। यह उस निधि का प्रताप था। सच में दानव बहुत क्रूर और निष्ठुर प्रकृति का था। उसने 7-8 बार वह व्यजन हिलाया जिससे सभी ओर प्रचंड आग जल उठी और धरती आकाश धधकने लग गए। इस अशुभ अग्निकांड को देखकर महान मनीषी डर कर कांपते हुए सोचने लग गया, यह आग भले ही मेरा कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन इससे मैं अपने उखाड़े गए बालों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर उन्होंने आग पकड़ ली तो वे आम बालों की तरह ही जल जाएंगे। इसलिए उसने खुद को झटका देकर वे सभी बाल अपने शरीर पर वापस लगा लिए। केवल अपने जैसा ही एक और वानर वहां छोड़ दिया। फिर उस अग्निकांड से अपनी रक्षा करने के लिए वह अग्नि निरोधक मंत्र का पाठ करते हुए कलाबाजी खाकर ऊपर उड़ गया। इस तरह उसने उस धधकते नरक से छुटकारा पा लिया। वह गुरुदेव का उद्धार करने के लिए सीधा कमल पुष्प गुफा पर जा पहुंचा। वहां उसने अपना मेघ उतार लिया। फूटे सिर, टूटी टांगों और रिश्ते घावों वाले करीब 100 छोटे पिशाच वहां पड़े हुए थे। वे सभी उसकी अपनी जादुई प्रतिकृतियों द्वारा घायल किए गए थे और इस समय वे सब वहां दर्द से चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर महान मनीषी अपनी दुष्ट बधिक प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाए रख सका। अपना लौह दंड घुमाकर उसने उन सब को मार डाला। सभी लघु पिशाचों को मारने के बाद महान मनीषी अपने गुरुदेव को मुक्त कराने गुफा के अंदर चला गया। वहां भी अनेक चकाचौंध कर देने वाली अग्नि शिखाएं जलती देखकर वह सोचने लगा, सब कुछ खत्म हो गया लगता है। पिछले दरवाजे से आग यहाँ भी आ पहुंची है। अब मैं किसी भी तरह गुरुदेव की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बहुत डरा हुआ होने पर भी जब वानर ने ध्यान से देखना शुरू किया तो उसे पता चला कि वहाँ आग की लपटें नहीं थी। एक स्वर्णिम रोशनी चारों ओर छाई हुई थी। उसने गुफा कक्ष के भीतर झांका तो देखा एक रोशनी एक मेष वसा जेठ पात्र से निकल रही थी। खुशी से भरा वह सोचने लगा, कितना अपूर्व सौंदर्यशाली है यह पात्र। ये तो वही पात्र है जो पर्वत पर उस समय प्रकाशित हो रहा था जब वे दोनों छोटे पिशाच इसे लिए चले आ रहे थे। मैंने इसे उनसे हथिया भी लिया था, लेकिन बाद में मेरी तलाशी लेने पर छोटे दानवराज ने इसे खोज निकाला था। देखता हूँ ये तो यहाँ रख दिए जाने पर भी इतनी रोशनी कैसे दे रहे हैं। इस पात्र को चुराते वक्त वह इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि अपने गुरुदेव को बचाकर गुफा से निकाल ले जाने की बजाय जल्दी से खुद से बाहर भाग निकला। अभी वह बाहर पहुंचा ही था कि अपनी जादुई तलवार और कदली व्यजन हिलाता दानवराज भी दक्षिण की ओर से वहां पहुंचा। महान मनीषी अपना बचाव कर पाता इससे पहले ही दानव ने उसके मुंह पर तलवार का वार कर दिया। लेकिन महान मनीषी तुरंत ही अपने कलाबाज मेघ पर चढ़कर आसमान में उड़ गया और अपना कोई निशान वहां छोड़े बिना ही गायब हो गया। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर चारों ओर बिखरे पड़े पिशाच आत्माओं के शवों को देखकर दानवराज इतना ज्यादा परेशान हो गया कि बार बार सिर धुनकर कराहें भरने लग गया। गुफा के अंदर जाते वक्त दानवराज कदम कदम पर पश्चाताप की भावना से संतप्त हो रहा था। उसकी सारी चीजें और साज सज्जा का सामान गुफा में ज्यों का त्यों बना हुआ था, लेकिन गुफा खाली और शांत हो गई थी। इस वजह से वह और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। वह एक पत्थर की मेज के सहारे ढहा सा अकेला जा बैठा। उसने अपना खंग मेज से टिका दिया और कदली व्यजन को पीछे खोस लिया। इस तरह बैठे बैठे वह जल्दी ही सो गया। महान मनीषी सुन अपने कलाबाज मेघ को वापस घुमाकर पर्वत के सामने लाकर रोकने लगा। वह अपने गुरुदेव का उद्धार करने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर हो रहा था। इसलिए उसने जेठ पात्र को कमर पर अच्छे से कस लिया और फिर गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के दरवाजे पूरे खुले पड़े थे। वह चुपचाप गुफा में जा घुसा। वहाँ उसने दानवराज को पत्थर की मेज के सहारे गहरी नींद में सोता पाया। उसका कदली व्यजन कंधे पर कपड़ों से बाहर निकला हुआ था, जिसके उसके शरीर का पिछला भाग आधा ढक गया था। सप्त नक्षत्र खंग अभी भी मेज के सहारे झुका रखा था। वानर जरा सीधी आवाज किए बिना दबे पांव आगे बढ़ा और उसने चट से वह व्यजन खींच लिया और तुरंत ही बाहर भाग निकला, क्योंकि उसे खींचते वक्त वह पंखा दानव के बालों से रगड़ खा गया था, जिससे दानव की नींद खराब हो गई थी। जैसे ही दानव ने सिर उठाकर देखा कि वानर उसका पंखा चुरा रहा है, वह खंग उठाकर वानर के पीछे दौड़ा। लेकिन तब तक वानर गुफा दरवाजे से निकल चुका था। उसने वह व्यजन कमर पेटी में अच्छे से खोस लिया था और अपना लौह दंड हाथों में थाम लिया था। अब वह दानव के आक्रमण का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। संग्राम भव्य होने वाला था। वानर के साथ युद्ध के करीब 30-40 चक्र लड़ते लड़ते दिन लगभग ढल चला था। अब और ज्यादा देर तक सामना करने में असमर्थ हो दानवराज युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग निकला।
वहाँ से वह सीधा दमित ड्रैगन गुफा की ओर चल पड़ा। तब वानर ने अपना वेग उतार लिया और वापस कमल पुष्प गुफा में चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने थांग भिक्षु, शूकर और भिक्षुणी आत्मा को बंधन मुक्त कर दिया। भीषण संकट से उद्धार के लिए उन तीनों ने वानर को अनेक धन्यवाद दिए और जानना चाहा कि सारे दानव कहाँ चले गए थे। वानर ने बताया, छोटे दानव राज तो तुम्बे के अंदर पड़ा है। मेरे ख्याल से वह अब तक पूरी तरह मर चुका होगा। बड़े दानव राज को मैंने अभी अभी हराया है और अब हमें ड्रैगन गुफा में रह चला गया है। इस गुफा के सभी पिशाचों में से आधे तो मेरे जादुई शक्तियों से मारे गए हैं और फिर भगदड़ में जो घायल हुए वो दानव युद्ध से बचकर यहाँ आ गए थे, उनका भी मैंने सफाया कर डाला है। तब कहीं मैं गुफा में घुसकर आपको बचाने आ सका हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं श्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।